ये चैप्टर लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं। क्लास आज का थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अल्टर है। चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझिएगा तो समझ में आएगा, और कॉपी पर बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। लिखिए ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसी सॉलिड क्रिस्टल के स्टडी के लिए एक एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन दिया। इक्वेशन था ये 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। वो यह एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है ब्रैग का। इसी को हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। आप इसमें लिख लेंगे दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल टू स्टडी क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में आए हुए कुछ टर्म को समझना पड़ेगा, जैसे डी को समझना पड़ेगा, थीटा को समझना पड़ेगा, एन को समझना पड़ेगा, लेमडा को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक फिगर देखना होगा। आगे बढ़ें क्या, लिखते जाइए साथ साथ। इक्वेशन है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बढ़े आगे। देखो, कोई भी सॉलिड लेयर बाय लेयर होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरा के ऊपर चौथा लेयर, ढेर सारा लेयर रहता है। लेयर किस चीज का रहता है? एटम का या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जनरली वो एटम ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस पर कुछ काम करें, ऐसे मान लीजिए ये सॉलिड का पहला लेयर है, इसके ऊपर ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है। ढेर सारा लेयर इसमें होगा। हम मान लेते हैं कि दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, टी। ऐसा हम मान लेते हैं। और इस सॉलिड पर क्या किया जाता है, एक्सरे को डाला जाता है। आप जब यहाँ पर एक्सरे को डालेंगे तो ये लेयर इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसी स्थिति में ये कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा। यदि ये एंगल स्कैटरिंग एंगल ज्ञात करना है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर इस सरफेस पर। यहाँ पर यदि आप इस लेयर से पास कराएंगे तो फिर यहाँ भी स्कैटरिंग होगा। यहाँ से पास कराएंगे तो यहाँ से भी स्कैटरिंग होगा। एक्चुअल में यहाँ से ये एक्सरे आ रहा है कुछ इस तरह से, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके सॉलिड सरफेस से टकरा कर भाग रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं थीटा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। हर लेयर रिफ्लेक्ट करता रहेगा एक्सरे को कुछ एंगल के साथ। इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग एंगल ऑफ एक्सरेज, और यही हम थीटा कहते हैं। डी समझ गए? डी क्या है? यह है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, या इसी को कहा जाता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मतलब होता है दो प्लेन, दो सरफेस के बीच की दूरी।
और क्या है वहां, एन है एक, एन। सुनिए अब एन क्या है। एक्सरे जो होता है ना वो, एक्सरे कई ऑर्डर का होता है। जैसे एक्सरे के बारे में यदि लिख दिया कि फर्स्ट ऑर्डर एक्सरे है, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि सेकेंड ऑर्डर एक्सरे कहेगा तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर एक्सरे कहेगा तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। और ये जो लेमडा है, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरे जो आप डाल रहे हैं उसका क्या है वो, वेवलेंथ। तो यहाँ पर टोटल कितना चीज आपको दिखा, 4 चीज। कौन कौन, क्या था इक्वेशन था ना जी, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इसमें हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। पहले आप इसको उतारिए तो, इसके नीचे में होयर करके लिख लीजिएगा। यहाँ से इस लेयर से भी आप इसको खींच सकते हैं। बनाइए जल्दी से। कल 7 से 8 में टेस्ट होगा आपका। क्या बन गया क्या। तो ये जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, इसमें बताइए डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। या इसी को कहा जाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये लिखा गया है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो डी हो गया। एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ एक्सरे। और फर्स्ट ऑर्डर एन का वैल्यू होगा 1। और सेकेंड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्सरे इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर एक्सरे इनका वैल्यू 2 हो जाएगा। और ये जो भी होगा क्वेश्चन में लिखेगा कि वो किस ऑर्डर का एक्सरे है। तो ये था डी और एन। बचा क्या है आगे, लेमडा। ये क्या है, वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। और एक और चीज बचा, कौन चीज, थीटा। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल ऑफ एक्सरे। ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। अब 3 डिफरेंट कंपाउंड के संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला है NaCl स्ट्रक्चर और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। NaCl को ही रॉक साल्ट भी कहा जाता है। उसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछता है। उसके बाद आपको Na2O के स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। और एक पूछता है CaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होते हैं। शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, ये लॉन्ग टाइप में नहीं पूछा जाता है। छोटा छोटा ही है लेकिन है थोड़ा घुमा हुआ।
तो अगला हेडिंग डाल देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और करके रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। वहां से F4 ऑन कर दो, तो वो F4 ऑन कर दीजिए। तो हो गया लिखा हुआ। आगे बढ़ें क्या? अब देखिए इसके बारे में, ये बहुत खतरनाक है जो आप हेडिंग डाल दी हैं। यहाँ देखो पहले, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर हमने आपको कई चीज समझाया है इससे पीछे पूरा चैप्टर में। कभी हमने आपको कहा कि पूरा का पूरा एक जैसा मान लो, कभी बीच में है, कभी क्यूब है। बहुत सारा हेल्प लिए हैं हम इसका। लेकिन ये वास्तव में है क्या, इसके बारे में अभी तक हम लोग समझे ही नहीं। ये एक्चुअल में है NaCl। ये NaCl है। एक है Na प्लस और एक है Cl माइनस। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉर्नर पर सब ब्राउन कलर आपको दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में खास करके इसमें एक गड़बड़ी क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखो दो बॉल लगातार एक जैसा हो गया है। एक्चुअल में इस जगह पर रहना चाहिए था कौन सा बॉल? ब्राउन कलर वाला बॉल। लेकिन जब इसको खरीदा गया था ना, तो उस समय वो बॉल का मिक्सिंग थोड़ा सा अल्टर हो गया था, वो एक ज़्यादा बॉल दे दिया था, मतलब ब्राउन की जगह ग्रीन एक दे दिया था। तो और फिर तो इसी को सेट करना पड़ा, चूंकि घर में तो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वाला जो ग्रीन वाला बॉल है वो ब्राउन है। पहला चीज आपको ये मान लेना है, मानना क्या यही होगा ही। बस गलती से ये स्ट्रक्चर में ये पड़ा हुआ है। आप हर जगह देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर है ना जी, ब्राउन ग्रीन ब्राउन ग्रीन। अब देखो, अब थोड़ा NaCl को समझो, ये NaCl कैसे है। इस ब्राउन कलर को आप Cl माइनस मानिए और इस ग्रीन कलर को Na प्लस। और ये NaCl का एक क्यूब है, यहां पर 8 क्यूब नहीं है। NaCl का ये कितना क्यूब है? एक। देखिए कैसे। यदि आप छोटा सा क्यूब को लीजिएगा इसको, तो आपको नहीं लगता है कि दो गो कॉर्नर पर Na प्लस है तो दो गो कॉर्नर पर Cl माइनस? तो फिर ये डिफरेंट बात हो गई ना। एक क्यूब में तो चारों कॉर्नर पर चारों कॉर्नर नहीं बल्कि आठों कॉर्नर पर सेम चीज ना रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एक क्यूब माना जाता है NaCl का। आप ध्यान से देखो, Cl माइनस, ब्राउन कलर को Cl माइनस मानिए। और ध्यान दीजिए इधर, समझ में नहीं आएगा पीछे देखो कितना लीन है। ये भी Cl माइनस है, 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 और देखिए ये बीच वाला भी Cl माइनस। यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि Cl माइनस जो है वह FCC स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। FCC देखिए इधर, FCC में कहां कहां बॉल रहता है? सभी कॉर्नर पोजीशन पर और सभी फेस के सेंटर में। तो बताइए, सभी कॉर्नर पोजीशन पर ब्राउन है, फेस के सेंटर में ब्राउन है। दूसरा फेस देखिए, सभी कॉर्नर पर ब्राउन है, मतलब Cl माइनस है, फेस के सेंटर पर ब्राउन है। इसको देखिए, सभी कॉर्नर पर ब्राउन है, सभी फेस के सेंटर पर ब्राउन है। यहां पर बस गड़बड़ी थोड़ी सी है, इसको आप यदि ब्राउन मान लेंगे तो यहां भी आपको वैसा ही नजर आएगा। और किसी भी फेस को देखेंगे तो आपको यही बात नजर आएगी। यहां से एक बात स्पष्ट है कि NaCl में जो Cl माइनस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह किस लैटिस में होता है? FCC लैटिस में। अब बताइए, FCC लैटिस जब आप बनाते थे तो आपको याद है, तो एडजेसेंट कॉर्नर पोजीशन के बीच में कुछ गैप बच जाता था। उस गैप में घुसा हुआ कौन है?
Na+, और कुल मिला के ये स्ट्रक्चर हमको देखने में ऐसा लगता है। तो मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया तो इसको तो लेके हम जाएंगे नहीं, एग्जाम में पूछेगा तो वहां पर बैठ के इसको एक बताना पड़ेगा कि ये क्या है नहीं है। तो हम इसी स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर एक काम कीजिए, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाइए। अभी आप एक क्यूब बनाने वाले हैं, वो क्यूब छोटा नहीं बनाएंगे आप, वो क्यूब थोड़ा बड़ा बनाएंगे। छोटा बनाइएगा तो स्ट्रक्चर इतना कम्पैक्ट हो जाएगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप बोर्ड पर क्या बना के बैठे हुए हैं या कॉपी पर क्या बना के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक क्यूब बनाइए। तो जल्दी से एक क्यूब बना लीजिए। लीजिए, बात मत कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बार बार बोलना है। जब नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा कि क्यों नहीं समझ में आया। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक क्यूब बनाना है। फिर क्यूब बनाने के बाद जो डायरेक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा। बन गया क्यूब? देखो, अब तुम क्या करो, हर एक एज का, हर एक मतलब साइड का सेंटर ढूंढो, हर एक साइड का। जैसे इधर इधर पहले इधर देखो, हमको देखो। जैसे ये वाला जो साइड है, इसका जो सेंटर है वो जरूर कहीं इस बीच में आ रहा होगा, यहाँ पर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वाला नीचे वाला जो साइड है उसके ठीक नीचे उसका भी सेंटर ढूंढिए। तो ठीक इसके नीचे ही ना कहीं आ रहा होगा। इस दोनों सेंटर को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। आप भी मिला दीजिए। मिला दिए? साथ साथ काम कीजिए, नहीं बनेगा बाद में एकदम हमसे लिखा लीजिए कि आपसे नहीं बनेगा। आप हम बना के बैठ जाएंगे और तब आपको कहेंगे कि अब बनाओ। पागल हो जाओगे आप, क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा आपको। क्या जी, सेंटर मिल गया क्या? तो सेंटर से सेंटर को मिला दिया गया है। अब सुनिए क्या करना है। ये सामने वाला फेस दिख रहा है, सामने वाला फेस, इसके एज का भी सेंटर से सेंटर को मिला दीजिए। यानी ये कहीं ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर यही ना होगा, इससे इसको नीचे को मिला दीजिए। मिला? अब क्या कीजिए आप, इधर देखिए, इस सेंटर से इसको मिला दो और इस सेंटर से इसको मिला दो। मिल गया? चलिए, अब इधर देखिए, ये वाला फेस देखो तो, ये वाला फेस। अब हमको क्या करना है, जैसे तुम देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीचों बीच एक दीवार दे दिए हो यहाँ? तो ये दीवार तुमको थोड़ा वर्टिकल दिख रहा है, अब एक हॉरिजेंटल दीवार आपको देना है, बिल्कुल ऐसा ही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इसके लिए हमको इसका इस लाइन का और इस लाइन का, इसी का ना सेंटर ढूंढना पड़ेगा। इस लाइन का अपना एक सेंटर मान लीजिए कहाँ है, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आपके अपने कॉपी में। हमको यहां दिखा। इस फेस को बोलते हैं, आप उस फेस को देखिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सबका फोटो देखेंगे बाद में। कर लिए? अभी तुम जो फेस देख रहा था वो पीछे वाला फेस था, अब तुम सामने वाले फेस का सेंटर देखो। देखो इस फेस का, यहां देखो, यहां से लेकर ये वाला जो फेस है ना, इसका सेंटर देखो, यहां से लेकर यहां तक का बीच का सेंटर कहीं यहां आएगा। तो यहां से एक लाइन खींचते चले जाइए जो इस सेंटर को मिलाएगा। और यदि हम पहले से कॉर्नर को कुछ कुछ कॉर्नर को दिखा दें, जो मेन क्यूब हमारा था, यदि हम उस कॉर्नर को दिखा दें,
तो देखिए उस कॉर्नर पर ज्यादा बड़ा डॉट हम नहीं डाल रहे हैं, हम बस आपको समझने के लिए डॉट डाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। बताइए ये वही क्यूब है ना जो बड़ा वाला क्यूब हम सबसे पहले बनाए थे? क्या जी ये बात समझ में आ रहा है आपको? आप मत बना दीजिएगा ये गोला, हम बस आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, बाद में कर लीजिएगा ये सब काम। चलो अब क्या करेंगे बताओ तो। इस सेंटर से इस सेंटर को मिला देते हैं, और इस सेंटर से इसको मिला देते हैं। क्या यहां तक कर चुके हैं आप? सुनिए अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस लाइन और इस लाइन के सेंटर को मिला दें तो फेस का सेंटर ऊपर पता चल जाएगा? तो आपको वही करना है, इसका सेंटर ढूंढिए और इसके सेंटर से मिलाइए। मिला दिए? धीरे धीरे ये फिगर अब जटिल होता जाएगा। अब ऊपर वाले से नीचे, अब इस सेंटर से इस सेंटर को मिला दो। नीचे वाले से नीचे वाले को मिला दो, इधर यहां से इधर। और ऊपर वाले से नीचे वाले को मिला दो। क्या तुम लोगों का मिला? अब देखो एक ऐसा क्यूब नहीं लग रहा है जो लग रहा है कि चारों तरफ से तीन तीन लाइन से घिर गया है। अब इसका पार्टीशन हम बीच से करेंगे। देखिए बीच से कैसे करेंगे, देख लो माथा उथा प्रॉपर काम कर न रहा है। ठीक है देखो अब यहाँ, जरा बताओ तो इस सेंटर से हम किसको मिलाएंगे? इसको मिलाएंगे क्या? देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले फेस का सेंटर और इधर वाले फेस का सेंटर, उस दोनों सेंटर को हम मिला रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही लाइन खींचना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अब किसको मिला दें? ऊपर वाले से नीचे वाले को मिला दें, मतलब यहां से लेकर यहां तक को मिला दें क्या? हमको लगता है कि बन गया। नहीं कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ना, आपको क्या 8 क्यूब दिख रहा है इसमें? अरे 8 क्यूब दिखा क्या? यदि 8 क्यूब दिख गया तो समझ लीजिए काम हो चुका है। अब बताइए कहां कहां कौन बॉल आप डालेंगे? जैसे आपको Cl- को दिखाना है, मान लीजिए कि आप Cl- को दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि Cl- को आप दिखा रहे हैं इस डॉट से, तो Cl- कहां कहां है? अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे ये। चलो इधर देखो, Cl- कहां कहां है इसमें बताओ तो। सभी कॉर्नर पर और सभी फेस के सेंटर में। 8 बॉल दिख रहा है आपको सभी कॉर्नर में, लेकिन फेस का सेंटर तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे कौन चीज, लाइनिंग करके वो ढूंढा जा चुका है, बस वहां पर पॉइंट आउट करना है। तो बताइए ऊपर वाले फेस का सेंटर ये है, तो यहां पर होगा बॉल। नीचे वाले का सेंटर देखो, ये है, यही है ना, तो यहां होगा। इधर वाला सेंटर ये है, और इधर वाला सेंटर ये है। एक और आपको ढूंढना पड़ेगा, पीछे वाला और आगे वाला। तो पीछे वाला जो है, इसका सेंटर देखो तो ये है क्या? बताइए वो है कि नहीं? और आगे वाला का सेंटर देखो, ये है, ये वाला।
इसमें ऐसा लग रहा है कि एक लाइन अभी भी छूटा हुआ है। ये देखो, इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे ये वाला लाइन छूटा हुआ है। अब देखो क्यूब तुमको पूरा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा नजदीक से कंफ्यूज करता है, दूर से देखोगे तो तुमको थोड़ा स्पष्ट दिखेगा ये। पहले बताइए कि सारे कॉर्नर पोजीशन और सारे फेस के सेंटर में बॉल पड़ चुका है। अब हमको बॉल डालना है उस हर एक एज के सेंटर में जहां जहां वो मिला हुआ दिख रहा है। अब देखिए उसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। कौन सा कलर ले ले रहे जो सुंदर लगे? पीला नहीं, पीला से तो लाइनिंग की है, रेड ले लेते हैं। उजला ले लेते हैं। काला ले लें ना, Na प्लस है, उजला ले लेते हैं। उजला सोडियम को ना थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे, किसकी तुलना में? Cl की तुलना में थोड़ा छोटा होता भी है। एक Na प्लस यहां है, एक फेस के सेंटर यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है। थोड़ा देखो तो कहीं छूटा भी उजला वाला बॉल, उजला वाला, उजला वाला। हाँ छूटा हुआ है, एक बॉल यहाँ बीच में नहीं छूटा हुआ है। हमारे ख्याल से अब ये कहीं छूटा हुआ नहीं है और ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना है इसका। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? NaCl। अब देखो चूंकि तुमको हम समझा रहे थे, इस वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बनाने में। बाकी यदि बनाना हो और एग्जाम में यदि लिखना हो तो कोई ज्यादा टेंशन होने नहीं होगा, फटाफट बनेगा, बस तरीका जो बताएं वो करना है। बढ़े आगे। अब इस फोटो को देख के बनाओगे तब थोड़े बनेगा, अब अपना दिमाग लगाओ। हो गया यहां तक? अब सुनिए, फोटो वाला काम खत्म नहीं हुआ है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका एक फेस निकालिए आप यहां से, सिर्फ एक फेस, वन फेस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। चेंज करें इसको। चलो इधर देखो, अरे कितना हल्ला कर रहा है यार। एक फेस निकालिएगा तो, एक फेस निकालिएगा तो वो स्क्वायर दिखेगा क्या? तो आप एक स्क्वायर बनाइए। सुनिए, अब यहां पर जो आप ये बॉल देख रहे हैं, सुनिएगा, ये सब जो छोटा छोटा बॉल देख रहे हैं, क्या ये इतना ही छोटा है या बड़ा बड़ा रूप में होगा? बड़ा बड़ा होगा। ये सब सिर्फ समझाने के लिए ना छोटा छोटा बना हुआ है। Cl माइनस, एक देखो, हम एक फेस पर काम कर रहे हैं, एक फेस लिए इस पर समझाएंगे कुछ। Cl माइनस, और बीच में Cl- है, तो हम सारे Cl- को ना साइड में दिखा रहे हैं। आप देखिए इधर,
एक Cl माइनस, दूसरा Cl माइनस, तीसरा Cl माइनस, चौथा Cl माइनस। चूंकि ये फेस सेंटर है तो दोनों कॉर्नर वाला बॉल तो कभी भी सटेगा नहीं आपस में। अच्छा एक बीच में भी है ना, ठीक है ये। अब सोडियम कहाँ है? सोडियम को यदि आप ध्यान से देखिए तो इस दोनों दोनों सेट दोनों कॉर्नर के बीच में ना सोडियम है। तो यदि हम इसको दिखाना चाहें, पता है ऐसा दिखेगा कि नहीं? तो ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है? Cl माइनस। ये भी क्या है? Cl माइनस। और ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है? Na प्लस। अब बताओ, ये एक क्यूब है जिसका ये एक फेस है, तो यहां से यहां तक को हम कहेंगे साइड ए। साइड को ही ना हम लोग ए मानते थे, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? ए मान लिए। अब बताइए कि इस पूरी दूरी में कौन कौन आया है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक रेडियस आया है एक Cl माइनस का, दूसरा रेडियस आया है दूसरा Cl माइनस का, और Na प्लस का एक रेडियस और दो रेडियस आया है कि नहीं? यानी पूरा का पूरा साइड में दो गो रेडियस एनायन का और दो गो रेडियस केटायन का। तो क्या यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2r Na प्लस प्लस 2r Cl माइनस बराबर ए? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इनिशियल क्रिस्टल के लिए ऐसा लिख सकते हैं। दो दो कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा r Na प्लस प्लस r Cl माइनस बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो यहां से बताइए, रेडियस ऑफ केटायन यानी रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/2। इस पर न्यूमेरिकल आता है। आपको कहेगा कि NaCl क्रिस्टल में यदि Na प्लस का रेडियस इतना है और यदि वो FCC में जाता है जिसके साइड का लेंथ इतना है, तो बताइए उसके एनायन का रेडियस क्या होगा? आपको इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। कापिए। देख रहा है कितना जटिल है ये सब, मिजाज हिला देता है बढ़िया से, ये सब बढ़िया बढ़िया का। यदि इसमें ध्यान से अस्थिर से नहीं पढ़ोगे ना, और अस्थिर से हम पढ़ाई नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर बहुत बहुत खराब चैप्टर है ये। और देखो छोटा क्यूब में भी तुम वो काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये काम थोड़ा टफ होगा। क्या जी नहीं लगता है कि ये सब आपस में सट जाएगा, बस मिजाज देगा तुम्हारा हरियर कर? हो गया, बन गया। इसने बनता है रे, छोटा में नहीं बनेगा, वो परेशान करेगा आपको। सब लाइन आपस में इतना ना सट जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्यूब किधर है। और पीछे वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें स्पष्ट समझ में आ रहा था। चेंज कर दूं? सोमवार से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चाहे आज ये चैप्टर समाप्त हो या समाप्त ना हो। नहीं समाप्त होगा तो एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगेगा। संडे है कल, टेस्ट के बाद फिर 10 बजे बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। नहीं चौचियाइए नहीं, क्लास लाइव कर देंगे, घर पे भी पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है। हालांकि ये पूरा तो आज नहीं हो पाया, अभी बच गया ये। अभी CSCl का स्ट्रक्चर बचा बचा हुआ है बताने के लिए, Na2O का स्ट्रक्चर बचा हुआ है बताने के लिए।
देखिए इधर, इसको एक एक करके समझिए पहले। NaCl है, NaCl हैज ए क्यूबिक सेल अरेंजमेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी तुरंत आप देखे थे फेस सेंटर्ड था, आप यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कैपिटल सी होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन आर 6 इन दिस क्रिस्टल। सुनिएगा ध्यान से, FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता कितना है? 12, 12 होता है। लेकिन FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तब होता है जब सारा का सारा एटम एक जैसा हो। यहां पर एटम कितने जैसा है? दो टाइप का है, दोनों आधा आधा में बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना हो जाता है? 6। है कि एक Cl माइनस के संपर्क में सीधा Cl माइनस नहीं रहेगा ना, एक Cl माइनस के डायरेक्ट संपर्क में कौन रहेगा? Na प्लस। Cl माइनस के संपर्क में 6 गो Na प्लस रहेगा, और Na प्लस के संपर्क में 6 गो Cl माइनस रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बढ़ जाता है। तो आपसे यदि पूछे कि NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो हम कहेंगे 6। NaCl में Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो भी कितना होता है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ Na प्लस एंड Cl माइनस आर 6 इन दिस क्रिस्टल। आगे देखिए लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इज 4:4। यदि इस एक यूनिट सेल में सारे Cl माइनस को काट छांट के तुम अंदर लोगे ना, तो तुमको मिलेगा 4 गो Cl माइनस, और सारे Na प्लस को भी काट छांट के लोगे तो तुमको मिलेगा 4 गो Na प्लस, ये जिसको आप इफेक्टिव एटम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में NaCl का क्या रेशियो मिल रहा है? Na और Cl का एक यूनिट सेल में कितना कितना एटम मिल रहा है? 4:4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1:1। तो बताइए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? NaCl, Na1 और Cl भी 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका 4:4 का? 1:1। तो रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन is 4:4 in one unit cell, and hence molecular formula of this crystal is NaCl। अब ये जाके समाप्त हुआ, मतलब ये टॉपिक समाप्त हुआ, अब अगला बचा हुआ है। अब ये तुम लोग को तो साइंस लेने पर अफसोस नहीं ना हो रहा है? हो रहा है, किसको हो रहा है? तब अपना अपना दोस्त की तरफ इशारा कर दीजिए, किसको हो रहा है? हालांकि जो भी हो, टॉपिक बहुत मजेदार है, नहीं रे? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, जो समझे होंगे उनके लिए, जो नहीं समझे उसका तो खिस्सा खत्म। फोटो तो सब जबरदस्त बनाया है रे, हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को थोड़ा ढंग से दिखाइए, Na प्लस को थोड़ा छोटा दिखाइए, Cl माइनस को थोड़ा सा बड़ा दिखाइए, और नहीं तो डिफरेंट कलर है आपके पास तो उसको यूज कीजिए। देखो फोटो और ऐसा बनाइए ना कि कोई आदमी आपका कॉपी देखे ना, तो कॉपी देख के सोच में पड़ जाए कि ये हाथ से बना हुआ है कि मशीन से बना हुआ है। हो गया लिखा हुआ? नहीं हुआ है? जल्दी बनाइए, एक और स्ट्रक्चर भी बताएंगे। अरे उसमें कुछ नहीं है, उसमें खाली लिखने वाला काम है।
यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा जाता है जो अब बताएंगे। Na2O का स्ट्रक्चर, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए तो। कोई सर मैडम ने हेडिंग डालो। Na2O स्ट्रक्चर। इसमें कोई फोटो नहीं बनाना है, बस दो चार लाइन लिख लेना है, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि Na2O स्ट्रक्चर में होता क्या है। Na2O स्ट्रक्चर या इसी को ना Na2O स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड को पहले समझिए। Na2O टूटेगा बताओ तो कैसे, 2Na प्लस में और O2 माइनस में, हाँ या ना। अच्छा CaCl2 कैसे टूटेगा, ये प्लस प्लस में और 2Cl माइनस में। जरा बताइए दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें। एक मॉलिक्यूल के साथ दो केटायन और एक एनायन एसोसिएट, और यहां पर एक मॉलिक्यूल के साथ एक केटायन दो एनायन एसोसिएट। दो केटायन हो तो उसको एंटी फ्लोराइड कहते हैं, और दो एनायन हो तो उसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। समझ में आया कि एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड में क्या अंतर है। अब सुनिए NaCl, Na2O में क्या होता है ये समझो। Na2O में क्या क्या है, Na प्लस है और क्या है, O2 माइनस। सुनिए अब इधर, जितना भी O2 माइनस होता है ये सब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का निर्माण करता है। मतलब O2 माइनस क्यूब के किस किस पोजीशन पर रहेगा, सभी कॉर्नर पोजीशन पर और सभी फेस के सेंटर में। अच्छा बताइए, आप FCC को ही ना CCP भी कहते हैं, और आप याद कीजिए CCP या FCC जब बनता था तो उसमें दो तरह का वॉइड बनता था, एक बनता था टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बनता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और आपको ये याद है कि जितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता था उतना ही बनता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसका ठीक दोगुना बनता था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब ये O2 माइनस, जब ये O2 माइनस FCC स्ट्रक्चर बनाएगा तो बताइए वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा। कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा उसका दोगुना। जितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा उस सब वॉइड में घुसा हुआ रहेगा कौन, Na प्लस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में यदि Na प्लस घुसेगा तो लगेगा कि सोडियम के चारों तरफ चार गो ऑक्सीजन है, टेट्राहेड्रल वॉइड में तीन गो गेंद नीचे और एक गेंद ऊपर हुआ करता था। तो बताइए Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन इन Na2O स्ट्रक्चर इज, उसका सही आंसर क्या होगा, 4। और इस यहीं पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो वो 8 हो जाएगा, क्योंकि FCC में 8 4 12 का कॉम्बिनेशन होता है। तो Na प्लस का यदि 4 हुआ तो निश्चित है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, 8, तब ना दोनों दोनों मिलकर 12 करेगा। जैसे NaCl में याद कीजिए 6 6 मिलकर 12 हुआ था, यहाँ पर 8 4 का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप बस इतना बात लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। लिख लीजिए इन Na2O oxide ion are at face center and corner of cube to form FCC lattice, and sodium ion occupy all the tetrahedral void. भारी लग गया क्या ये तुमको, आप अलग अलग समझो इसको। Na2O में सोडियम आयन है और ऑक्साइड आयन है, आप अलग अलग ये समझिए कि ऑक्साइड आयन सब का सब FCC में अरेंज कर गए, O2 माइनस सब का सब किस में अरेंज किया, FCC में। और FCC जब बना तो वहां जितना टेट्राहेड्रल वॉइड बना उस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में घुस गया कौन, Na प्लस। तो ये तय है कि जितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसका दोगुना न रहेगा सोडियम आयन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। उस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा तो दोगुना का तो एडजस्ट हो ही जाएगा वो। लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, ये थोड़ा कम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ज्यादा लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन Na2O कितना होगा बताइए, 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अच्छा ये सिर्फ हम ये लिख देंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस बराबर, पिछला में देखे थे NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ 4 है। तो आप स्पष्ट कीजिएगा ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन Na2O। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, सॉरी कौन आएगा यहाँ, O2 माइनस। यानी एक बार मथा चेक कर लो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं।
Na2O, ये हो जाएगा 8। मिटाऊं इसे? एक बस टॉपिक इसमें रह गया, स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। हमको लगता है 2 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। यहां पर लिखा हुआ इट हैज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये बात तो आप हेडिंग में ही लिख चुके हैं। लास्ट में लिखने का मन हो लिख दीजिएगा, नहीं मन हो मत लिखिएगा। हेडिंग डाल के छोड़िए। अच्छा ये लिख लो तो नोट करके बस। अरे सुनो, इसको इसलिए लिख लो काहे कि फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड अभी समझा दिए तो समझ गए हो, बाद में भूल जाओगे। तो नोट करके सिर्फ ये लिख लो कि एंटी फ्लोराइड किसको बोलते हैं और फ्लोराइड किसको बोलते हैं। इसमें केटायन ज्यादा है और इसमें एनायन ज्यादा है। एनायन ज्यादा रहे तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर और केटायन ज्यादा रहे तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आगे हेडिंग डाल के छोड़ देंगे CSCl स्ट्रक्चर, यही इसका लास्ट बात है। और एक बेंड थ्योरी है जो लेवल का चीज है, उसको हम संडे को पढ़ाएंगे सबको बुला के। वो सब समझोगे भी नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग करने ही पढ़ा होगा तो इसे भी समझ में नहीं आएगा वो सब। हालांकि बेंड थ्योरी भी वही कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बताता है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन उसको और अलग तरीके से समझने का वो एक तरीका है। ये बस 5 से 10 मिनट का टॉपिक है CSCl। कल टेस्ट देने आइए, हो सकता है पहले इसको डिस्कस करके तब टेस्ट लें। सेम टाइम में आएंगे 7 से 8। टेस्ट करने देगा, हड्डी पसली एक कर देंगे, बता दे रहे हैं। कौन चीज? अगला दिन? अगला दिन अपने पैर पर नहीं जाएगा, अपना अपना पैर सब हाथ में लेके जाएगा, जो जो नहीं आया है आएगा।